मेरा नाम सिद्धार्थ शर्मा है और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको बिल्कुल सच्ची घटना के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि मेरे साथ खुद घटी है। दोस्तों, मेरे परिवार में माता पिता, भाई बहन और चाचा हैं। हम लोग आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। उस समय मैं कुश्ती का खिलाड़ी हुआ करता था, इसीलिए मुझे ट्रेनिंग के लिए सुबह जल्दी जाना होता था। एक दिन मुझे जल्दी जाना था क्योंकि कुश्ती की प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, तो मुझे मेरे कोच ने एक दिन पहले ही बुलाया था क्योंकि प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी थी। तो मैं सुबह 4 बजे उठकर घर से निकल गया था। जिस मैदान में मेरी ट्रेनिंग होती थी वो मेरे घर से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर था, इसीलिए मैं हमेशा पैदल ही आना जाना करता था। इसी दौरान उस दिन भी मैं पैदल ही जा रहा था। मैंने अपने कानों पर हेडफोन लगाया था। मैं आराम से गाने सुनते सुनते मैदान की तरफ बढ़ रहा था। वैसे मैदान की तरफ जाने के लिए 3 रास्ते थे। एक रास्ता मेन रोड से होते हुए गुजरता था, दूसरा गलियों से होता हुआ, साथ ही ये रास्ता सबसे छोटा हुआ करता था, और तीसरा रास्ता हॉस्पिटल की तरफ से होते हुए जाता था। सुबह का वक्त था, मुझे नींद भी आ रही थी क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, इसीलिए मेरा मन लंबे रास्ते से जाने को नहीं हुआ। मैंने छोटे रास्ते से जाना ही ठीक समझा। मैं गलियों से मैदान की तरफ जा रहा था कि कुछ कुत्ते भौंकने लगे और वो मेरी तरफ ही आ रहे थे। लगभग 4 या 5 कुत्ते थे जो कि तुरंत मेरे पास आ गए, लेकिन मुझे कोई चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि यकीन मानो वो मुझे चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए। शायद वो मुझे रोकना चाहते थे, लेकिन मैं आगे की तरफ बढ़ गया। वो 5 कुत्ते मेरे साथ साथ आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने लगातार मुझे चारों तरफ से घेरा हुआ था, जैसे कि वो मुझे किसी से बचा रहे हों। वैसे तो दोस्तों, मुझे कुत्तों से बहुत ज्यादा डर लगता है, पर पता नहीं क्यों उस दिन मुझे उन कुत्तों से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद जब मैं थोड़ा आगे निकल गया था तो वहां पर एक मोड़ पड़ता था। मैं वहां पर पहुंचा ही था कि कुत्ते एकदम से गायब हो गए। लेकिन दोस्तों, उस मोड़ पर मुझे एक सुंदर सी लड़की मिली। उसको देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी उम्र 16 या 17 साल की होगी। साथ ही मुझे थोड़ा अजीब भी लग रहा था क्योंकि इस समय कोई लड़की अपने घर से बाहर कैसे हो सकती है। एक तो वो इलाका लड़कियों के लिए पहले से ही सुरक्षित नहीं था। मैंने उस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए आगे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की ठीक मेरे पीछे पीछे आ रही थी। तब भी मैंने कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। मैं चलते जा रहा था। कुछ देर बाद उस लड़की ने मुझे आवाज दी। कहने लगी कि सुनिए, प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे आपसे मदद चाहिए। ये सुनने के बाद मैं वहां पर रुक गया था। तब उसने मुझसे कहा कि मेरा घर यहीं पर है, लेकिन मुझे अकेले जाने में डर लग रहा है। क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे? दोस्तों, मैं कुछ देर तो सोचने लगा कि ये लड़की आखिरकार मुझसे मदद मांग रही है, तो मुझे इसे घर तक छोड़ देना चाहिए। थोड़ा सोचने के बाद मैंने कहा, ठीक है, मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा। इतना कहकर हम दोनों साथ साथ चलने लगे। वहां से करीबन 10 मिनट की दूरी पर ही उसका घर था। मैंने उससे कहा कि तुम इतनी सुबह बाहर क्यों घूम रही हो? एक तो तुम्हें घूमना भी है और ऊपर से इतना डर भी लग रहा है। तब उसने मुझसे कहा, इस इलाके के लड़कों का कोई भरोसा नहीं है कि कब किसी लड़की के साथ गलत व्यवहार कर देंगे। मैंने उससे पूछा कि तुमने मुझसे मदद क्यों मांगी? मैं भी तो एक लड़का ही हूं। उसने कहा कि आपको देखकर पता नहीं क्यों आपसे मदद की इच्छा हुई, इसीलिए मैंने आपसे कहा। दोस्तों, ऐसे बातें करते करते उसका घर आ चुका था, लेकिन मैं मैदान का रास्ता भूल चुका था। फिर मैंने उससे पूछा कि भाटा गांव के मैदान का रास्ता कहां से है? तो उसने मुझसे कहा कि आप दूसरी गली में जाना, फिर वहां से दाएं मुड़कर सीधा चले जाना, आपको सामने ही मेन रोड का रास्ता मिल जाएगा। उसकी बात सुनकर मैं उस बताए हुए रास्ते से जाने लगा और मैं ठीक रास्ते से मैदान पहुंच गया था। फिर वहां जाकर मैंने ट्रेनिंग ली थी। जैसे तैसे ट्रेनिंग खत्म हो गई। मैं मैदान से घर वापस आ गया। मैं सीधा घर आकर चुपचाप सो गया। इसके ठीक दूसरे दिन मुझे भिलाई के लिए जाना था
क्योंकि मेरा टूर्नामेंट चालू हो चुका था। वो टूर्नामेंट 6 दिनों का था। मेरे साथ 3 लड़के और 3 लड़कियां भी थी जिन्होंने टूर्नामेंट में भाग लिया था। हमारे साथ मेरे कोच और उसकी असिस्टेंट दिया मैम भी थी। हमारा पहला दिन तो हंसी मजाक करते बीत गया था। दूसरे दिन जब मेरा कुश्ती लड़ने का समय आया तो मैं थोड़ा परेशान सा था। साथ ही मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि तू कुछ परेशान सा दिखाई दे रहा है, ऐसी आखिर क्या बात है। तब मैंने अपने दोस्त को बताया कि 2 दिन पहले मेरे साथ कुछ अजीब सा हुआ था। मैंने उन्हें उस लड़की के बारे में भी सारी बात बताई, पर पता नहीं क्यों उस लड़की का चेहरा मेरे आंखों के सामने आ रहा है। ये सब बातें सुनने के बाद दिया मैम मुझे चिढ़ाते हुए कहने लगी कि कहीं तुझे उस लड़की से प्यार तो नहीं हो गया। मैंने कहा नहीं मैम, आप मुझे क्यों छेड़ रहे हो। लेकिन उस वक्त न जाने ये सब मुझे क्यों अच्छा भी लग रहा था। अब मेरा लड़ने का समय हो गया था, लेकिन मैं थोड़ा कमजोर सा महसूस कर रहा था। मेरी जो उस वक्त हालत थी ये सब आप तो समझ ही सकते हो। अगर मुझे कोई बच्चा भी धक्का दे देता तो मैं बहुत दूर जाकर गिरता। मैं लड़ नहीं पा रहा था। वो मैच मैं हार गया था, जिसकी वजह से मैं थोड़ा उदास बैठा हुआ था। मन में बस यही चल रहा था कि अचानक ऐसी गलती कैसे हो गई, क्योंकि मैं अपने एकेडमी का सबसे अच्छा खिलाड़ी था। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कितने महीनों की मेहनत बेकार हो गई। उस दिन ठीक मेरा मन भी किसी से बात करने का नहीं था। तभी अचानक से मेरे सीने में दर्द होना शुरू हो गया। मैंने अपने कोच से कहा कि मुझे घर जाना है, लेकिन कोच ने घर भेजने से साफ इनकार कर दिया। इस बात पर मुझे गुस्सा आने लगा, पर मैं उदास भी था। इसके ठीक थोड़ी देर बाद मुझे भूख लग गई, लेकिन खाना खाने का समय 9 बजे का था और उस वक्त 8 बज रहे थे। भूख ज्यादा थी तो मैं किचन में गया और मैं इधर उधर खाने की चीजें ढूंढने लगा। वहां पर रोटियां बनी हुई थी और अंडे की सब्जी थी। मैं खाना खाने लगा तो खाते खाते पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, मैं अकेले ही 7 लोगों का खाना खा गया। इतनी ज्यादा भूख लगी थी कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं इतना सारा खाना खा चुका हूं। ठीक उसी वक्त रसोइया किचन में आया तो वो ये सब देखकर हैरान हो गया। उसने मुझसे बोला कि तुम इतना सारा खाना कैसे खा सकते हो। फिर मैंने उसकी तरफ देखा ही था कि वो चीखने लगा और चिल्लाता हुआ किचन से बाहर चला गया। साथ ही वो बाकी के लोगों को भी किचन में लेकर आ गया। वो सब के सब मुझे देखकर बुरी तरह डर गए थे। मैं अकेले ही सब खाना खा चुका था। इसके बाद वो लोग मुझे किसी तरह बाहर लेकर आए और जैसे तैसे मुझे घर छोड़ दिया। सब लोग मुझे शांत करने की कोशिश कर रहे थे, पर पता नहीं मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि आखिरकार ये मेरे साथ हो क्या रहा था। इसके बाद मैं घर जाकर बेहोश हो गया था। दूसरे दिन मुझे होश आया तो मेरे दोस्तों ने मुझे पिछली रात की सारी बात बताई। उसे सुनकर मैं काफी हैरान हो गया था कि ऐसे कैसे हो सकता है। मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछा कि कल तुझे क्या हो गया था, तूने 7 लोगों का खाना अकेले ही खा लिया और तू खाना इस तरह खा रहा था जैसे सदियों का भूखा हो। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। इसके बाद 1-2 दिन तक सब कुछ सही चल रहा था। उस वक्त मैं घर से बाहर भी नहीं जाता था क्योंकि टूर्नामेंट से मुझे निकाल दिया गया था। इसी वजह से मैं काफी उदास भी था। इसके ठीक 10 दिन बाद मैंने उसी लड़की को अपने घर के सामने देखा था। मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन दिनों ठीक मेरे कॉलेज की एग्जाम की डेट भी काफी नजदीक आ चुकी थी। मैं बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहता था, लेकिन अचानक उस समय मेरे बर्ताव में काफी बदलाव आ रहा था। मेरी माँ बताती थी कि मैं उनसे और अपनी बहन से एकदम से अलग सा हो गया था। कभी भी उनसे सीधे मुंह बात नहीं करता था, लेकिन मैं अपने भाई और चाचा जी के साथ ठीक से व्यवहार करता था। लेकिन अपने घर की महिलाओं के ऊपर हर समय गुस्सा करता रहता था। हद तो तब हो गई थी जब मैंने उनके कपड़े फाड़कर रात में केरोसिन जलाकर सभी को जला दिया। न जाने क्यों मैं धीरे धीरे महिलाओं से बदतमीजी करता था और अगर कोई मुझे रोकने को आता तो मैं उनके ऊपर हाथ भी उठा देता था। मेरी इस हरकत से घर के सभी लोग बहुत परेशान थे। वो मुझसे डर डर कर रहने लगे थे। एक दिन की बात है,
मेरे साथ कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की जिसका नाम कनक मिश्रा था, जो कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, वो मेरे घर पर आई। वो मेरे बारे में मेरी माँ से बात कर रही थी, लेकिन मेरी माँ और बहन मेरे पास आने में डरते थे। वो मुझे दूर से देखकर रो दिया करते थे। मेरी बहन ने कनक को मेरे बर्ताव के बारे में सारी बात बताई। तभी मैं अचानक से अपने कमरे से बाहर आ गया और कनक के ऊपर मैंने सीधा हमला कर दिया। मैंने उसका गला बहुत जोरों से दबाया था। ये देखकर मेरे घर वालों ने शोर मचा दिया और आसपास के लोग मुझे कनक से छुड़वाने के लिए तुरंत आ गए। करीबन 4 या 5 लोग थे, फिर भी मुझे छुड़वाना तो दूर की बात है, वो मुझे हिला भी नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे तैसे काफी कोशिशों के बाद उन्होंने मुझे उससे अलग कर दिया। इसके बाद पड़ोसियों ने यह भी बताया कि उन्होंने आपके बेटे को रात में कहीं बाहर जाते देखा है। इन सब के बाद एक दिन मेरे माता पिता मेरे घर से बाहर जाने का इंतजार कर रहे थे। जब मैं रात को बाहर जाने लगा तो मेरे माता पिता ने मेरा पीछा किया था। यकीन मानिए, मैं उसी जगह पर गया था जहां वो लड़की मुझसे पहली बार मिली थी और मैं वहां पर खड़े होकर अकेले में बातें कर रहा था। दूसरे दिन जब मैं घर पर ही था तो मेरे भाई ने आकर मुझसे पूछा कि तू अकेले उस मोड़ के पास किससे बातें कर रहा था? तू वहां किसी से मिलने जाता है? उसके इतना कहते ही मैं तेज से बोल पड़ा और मेरी आवाज किसी लड़की की आवाज में बदल गई थी। मैंने अपने भाई से कहा कि इससे मुझे दूर करने की कोशिश मत कर, और अगर कोई औरत या लड़की इसके आसपास भी आई तो मैं सबको जान से मार दूंगी। दोस्तों, ये सारी बातें मुझे मेरे भाई ने बताई थी। वो इस घटना को आज भी नहीं भूल पाया है। मेरे घर में सबको पता चल गया था कि मेरे ऊपर कोई साया है। दूसरी तरफ कनक के घर वालों ने मुझ पर केस डाल दिया था क्योंकि मैंने कनक पर हमला किया था। लेकिन मेरे घर वालों ने कनक के घर वालों से बात की ताकि वो अपना केस वापस ले ले। आखिरकार जैसे तैसे वो लोग मान गए और उन्होंने अपना केस वापस ले लिया था। इसी बीच कनक की दादी मेरे घर आई थी। उन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया था कि मेरे ऊपर किसी का साया है। उसकी दादी ने एक रात मेरे पिताजी को कुछ सामान लेकर अपने घर पर बुलवाया था। उन्होंने कुछ तंत्र मंत्र फूंक कर एक काला धागा मेरे गले में बांधने को कहा था और कहा था कि ये काली चौदस की रात तक किसी भी तरह ये धागा मेरे गले से उतरना नहीं चाहिए। उन दिनों काली चौदस की रात बहुत सालों बाद आ रही थी। इस समय भटकती आत्माओं के लिए मुक्त होने का अंतिम अवसर था। ठीक इसी समय सभी आत्माएं मुक्त होने के लिए मनुष्य का शरीर धारण कर लेती थी, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। काली चौदस की रात आने में भी 5 दिन बाकी थे। वो समय मेरे परिवार के लिए काफी कठिन समय था। मेरे घर वाले बताते थे कि उन दिनों घर में अजीब सी शक्तियों का आभास होता था। हमारे घर के ठीक पीछे से किसी की रोने की आवाज आती थी तो कभी लड़की की गुस्से में बात करने की। वो लड़की सभी से यही कहती थी कि इस लड़के के गले से ये काला धागा निकाल दो, नहीं तो मैं पूरे परिवार को खत्म कर दूंगी। मेरे कमरे के चारों तरफ आटा और काले तिल से घेरा बना हुआ था। फिर 5 दिन बाद काली चौदस का दिन आ गया था। उस रात कनक की दादी मेरे घर आई थी। वो अपने साथ गंगा जल भी लाई थी। उन्होंने वो गंगा जल के छींटे मुझ पर छिड़क दिए और मुझसे पूछने लगी कि बताओ तुम कौन हो और इस लड़के के पीछे क्यों पड़ी हो। उस वक्त मैंने कनक की दादी से जो कुछ भी कहा, यकीन मानिए वो मैं नहीं था, बल्कि मेरे शरीर के अंदर वो लड़की आ चुकी थी। वो कह रही थी कि तुम्हें क्यों बताऊं, तुम क्या कर लोगे, मैं इसका शरीर नहीं छोड़ूंगी। कि तभी उसकी दादी ने मेरे मुंह के अंदर जलता हुआ कपूर डाल दिया था। साथ ही वो दुर्गा सप्तशती का मंत्र पढ़ने लगी थी। इसके बाद मैं चीख रहा था जिससे मेरी आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी। फिर जब सप्तशती का मंत्र पूरा हुआ तब उसने बताया, जो कि मेरे शरीर के अंदर थी। उसने कहा कि मेरा नाम सीमा है और मैं आईडी कॉलोनी में रहा करती थी। कुछ साल पहले 2007 की बात है। मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। आप लोग तो जानते ही हो कि 12वीं कक्षा में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ठीक एक दिन मेरी कोचिंग के लड़कों ने मुझसे कहा कि आज हमारी एक्स्ट्रा क्लास है और तुम्हें जल्दी जाना है।
उन दिनों मैं बहुत मेहनत भी कर रही थी। मुझे डर था कि अगर मेरी पढ़ाई में जरा सी भी कमी आई तो मैं कहीं फेल न हो जाऊं। इसीलिए मैं उन लोगों की बातों में आ गई और एक्स्ट्रा क्लास के लिए अपने घर से 3:30 बजे ही निकल गई थी। यकीन मानिए, मुझे नहीं पता था कि वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जब मैं उन लोगों के साथ जा रही थी तो वो लोग मुझे आधे रास्ते जाने के बाद मुझे सुनसान जगह ले गए। उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उन्होंने मेरा बलात्कार किया था। इसके बाद उन्होंने मुझे वहीं पास के नाले में फेंक दिया था। मैंने इन सभी लोगों से अपना बदला ले लिया था, लेकिन मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। दोस्तों, इसके बाद दादी ने कहा, तो फिर तू इस लड़के के शरीर में क्यों है? इसने तेरा क्या बिगाड़ा था? तब उसने कहा कि इस लड़के का दिल बहुत पवित्र है। इस लड़के के लिए तो कोई भी लड़की अपना दिल हार जाएगी। उस दिन जब ये अपनी ट्रेनिंग के लिए जा रहा था तो मैं इसे बस मारना चाहती थी। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इसकी परीक्षा लेती हूँ कि आखिर किसी अकेली लड़की को देखकर इसके मन में कुछ बुरा विचार आता है कि नहीं। लेकिन ये लड़का तो मुझे ही उल्टा हिम्मत देने लगा। इसकी सारी बातें मुझे ठीक लगी। लड़कियों को अपने काबू में रहना चाहिए, लेकिन अगर कोई उनकी असीमता को छूने की कोशिश करे तो वो अपने नाखूनों को अपना हथियार बना सकती हैं। मुझे इस लड़के की ये सारी बातें बहुत अच्छी लगी थी। इसीलिए अगर कोई भी लड़की इस लड़के के आसपास होती थी तो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। दोस्तों, इन सब के बाद दादी ने कहा कि अब तुम मर चुकी हो, तुम्हारी मुक्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं जिससे कि तुम्हें मुक्ति मिल जाए। सीमा ने कहा कि आप मेरे घर पर यह सब बता दो कि मैं मर चुकी हूं, क्योंकि मेरे घर वाले सोचते हैं कि मैं किसी के साथ भाग गई थी। उनको ऐसा इसीलिए लगता है कि मेरा कहीं प्रेम संबंध था जिसका नाम राघव था। मेरे घर वालों को आज तक पता नहीं कि मैं अब जिंदा नहीं रही। मेरे पिताजी मेरे वापस आने की आस में होंगे, क्योंकि मैं उनकी लाडली बेटी हुआ करती थी। और रही बात इस लड़के की, तो कहीं ना कहीं मुझे इसमें अपने प्रेमी की झलक दिखाई दे रही थी। इसीलिए मैं इसके शरीर में आ गई, और जब भी इसको मेरी जरूरत होगी तो मैं इस लड़के का हमेशा साथ दूंगी। दोस्तों, इन सब चीजों के बाद उस लड़की ने मेरे घर वालों से माफी मांगी थी और कहा कि इसे जो भी लड़की पसंद है उसी से इसकी शादी करवा देना। अब मैं इसके शरीर को छोड़कर जा रही हूँ। दोस्तों, यकीन मानिए, इन सब के बाद जब वो मेरे शरीर से चली गई तो अचानक मैं पहले की तरह एकदम ठीक हो गया था। 2016 में मेरी शादी भी हो चुकी है और मेरी 3 साल की बेटी है। दोस्तों, मेरी शादी उसी कनक नाम की लड़की से हुई थी। यकीन मानिए, हमने अपनी बेटी का नाम सीमा ही रखा है। दोस्तों, आपको मेरी इस कहानी पर यकीन आए ना आए, लेकिन वो पूरा महीना मैंने किस तरह गुजारा है ये सब मैं तो नहीं जान पाया, लेकिन मेरे परिवार वाले एक एक बात मुझे रोज बताया करते थे। उन दिनों वो किस तरह बेहद परेशान हुए होंगे ये तो वो ही समझ सकते हैं। बाकी मुझे अफसोस है तो बस इसी बात का कि जब मेरी कोई गलती भी नहीं थी फिर भी मेरे साथ ऐसा हो गया। बस एक मेरी अच्छाई ही थी जो मुझे जिंदा रखे हुई थी। मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा कि हमें हमेशा सच्चा दिल होना चाहिए, क्योंकि आपकी अच्छाई ही सभी का दिल जीत सकती है। तो दोस्तों, ये थी सिद्धार्थ शर्मा की कहानी। मुझे यकीन है कि ये कहानी आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। कई बार इंसान मजबूर हो जाता है, उसे खुद नहीं पता होता कि आखिर ऐसा क्या है जो कि दूसरों को परेशान करता है, लेकिन अंत भला तो सब भला। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट तो जरूर कीजिएगा। आपको तो पता ही है, मैं कमेंट में आपका इंतजार करता रहता हूं। बाकी मिलता हूं आपको जल्द ही एक जबरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।